NCERT चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे कह रहा है सो डैट द रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज आर इक्वल टू P1, P2 और यहाँ पे बोला है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, पहले हम लोग इक्विवेलेंस शो करेंगे, उसके बाद आगे जो बोल रहा है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो देखिए कह रहा है कि यहाँ जो रिलेशन कैपिटल आर भर रहा है तो आप शो करिए कि ये जो रिलेशन है सेट ए के ऊपर डिफाइन किया है और सेट ए है जो सारा पॉलीगॉन का सेट है। और रिलेशन के बारे में बोला कि रिलेशन P1, P2 के फॉर्म में है और P1, P2 का मतलब है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स और ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। जैसे समझिएगा यहाँ जो सेट ए है वो सारे पॉलीगॉन का सेट है, तो यहाँ पे लिखना होगा सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन आपको आता है समझ में? पॉलीगॉन आप किसी फिगर को कह सकते हैं जब उसमें दो से अधिक साइड होना चाहिए। ठीक है, पॉलीगॉन आप किसी फिगर को कह सकते हैं जब उसमें दो से अधिक साइड होगा, जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, या फिर आप पेंटागोन भी बोल सकते हैं, पेंटागोन। इस तरीके से ये सब क्या है? पॉलीगॉन है। और यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन किया है P1, P2 के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बोला है कि P1, P2 का मतलब क्या है, ये P1, P2 पॉलीगॉन है। ठीक है, और P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, यानी दोनों में साइड का संख्या क्या है? सेम है। तो हमसे बोला कि बताओ ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस शो करने के लिए हमको क्या करना होगा कि रिलेशन को रिफ्लेक्सिव शो करना होगा, सिमेट्रिक और साथ ही साथ ट्रांजिटिव शो करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें सेम सेम एलिमेंट आना चाहिए। जैसे P1 तो P1, P1, अगर आप P2 लेते हैं तो P2, P2। ध्यान दीजिएगा P1, P2, P3 ये सब पॉलीगॉन को डिनोट कर रहा है। P4, P3 लीजिएगा तो P3, P3 आना चाहिए। तो देखिए अगर ये जो ऑर्डर पेयर बना है अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो ये सही है। तो यहाँ पे P1, P2 का मतलब क्या था कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, यानी दोनों पॉलीगॉन में साइड का जो संख्या वो बराबर होना चाहिए। तो P1, P1 का मतलब क्या होगा कि P1 और P1 दोनों पॉलीगॉन में साइड का संख्या सेम है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि P1, P1 बोलने का मतलब है आप एक ही पॉलीगॉन को दो बार लिए हैं। आप एक ही पॉलीगॉन को दो बार लिए हैं। जैसे मान लीजिए P1 अगर ट्रायंगल को डिनोट कर रहा है, अगर P1 ट्रायंगल को डिनोट कर रहा है तो P1, P1 का मतलब आप ट्रायंगल को दो बार लिए हैं और दोनों ट्रायंगल में साइड का संख्या क्या होगा? सेम ही होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिख दीजिए we know that each polygons have same number of sides of itself, यानी प्रत्येक पॉलीगॉन में सेम नंबर ऑफ साइड होता है खुद के बराबर। ठीक है, जैसे ये पॉलीगॉन था ABC, तो इस पॉलीगॉन में 3 साइड है और इसी पॉलीगॉन को आप दो बार ले लीजिएगा तो साइड का संख्या थोड़े बदलेगा, 3 का 3 ही रहेगा। जैसे यहाँ पे हुआ है P2, P2, P3, P3। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हियर A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। तो हो जाएगा सो इट इज रिफ्लेक्सिव। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको शो करना है सिमेट्रिक। ध्यान दीजिएगा सिमेट्रिक के लिए, जैसे अगर P1, P2 है तो फिर इसमें P2, P1 भी होना चाहिए। यही ना सिमेट्रिक बोलता है।
अगर P2 P3 है तो P3 और P2 भी होना चाहिए, इस तरीके से। अब समझिएगा, P1 P2 का मतलब क्या हुआ, P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स। जैसे मान लीजिए P1 ये है और एक और पॉलीगोन है P2, दोनों में साइड का संख्या क्या है, सेम है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो अगर इसको उलट के लिखिएगा, P2 इधर ले आइए, P1 उधर लेके चले जाइए, तो क्या साइड का संख्या बदल जाएगा, फिर भी तो सेम ही रहेगा ना, फिर भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर A, B बिलोंग्स टू R, ऑल्सो B, A बिलोंग्स टू R। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं ना है। अरे पहला और दूसरा पॉलीगोन में साइड का संख्या सेम है, तो दूसरा और पहला पॉलीगोन में भी तो साइड का संख्या सेम ही रहेगा, सिर्फ इसको उलट देने से साइड का संख्या थोड़े बदल जाएगा। और P1 P2 का मतलब यहाँ कंडीशन में ही ना बोला है कि P1 P2 का मतलब क्या है कि दोनों पॉलीगोन में साइड का संख्या सेम है। तो जैसे हम मान लिए कि हमारे पास दो पॉलीगोन है P1 P2, इसमें साइड का संख्या 3, इसमें भी साइड का संख्या 3। अब इसको उलट के लिखिएगा P2 P1, तब भी तो साइड का संख्या सेम ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज सिमेट्रिक। अब इसको आप ट्रांजिटिव शो करिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए, जैसे पहला ऑर्डर पे ले लेते हैं P1 P2, ठीक। दूसरा ले लीजिए P2 P3, तो ये हो गया AB, ये हो जाएगा BC, तो AC यही ना होगा, AC क्या होगा P1 P3, यहाँ पे AC का काम करेगा P1 P3। अब समझिएगा बात, हमारे पास 3 पॉलीगोन है, एक है P1, दूसरा है P2 और तीसरा है P3। देखिए P1 P2 का मतलब क्या हुआ कि पॉलीगोन P1 और पॉलीगोन P2 दोनों में साइड का संख्या सेम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों पॉलीगोन में साइड का संख्या सेम है, ठीक। P2 P3 का मतलब क्या हुआ कि पॉलीगोन P2 और पॉलीगोन P3 दोनों में साइड का संख्या सेम है। तो यहाँ पे देखिए P2 और P3 ये दोनों में भी साइड का संख्या क्या है, सेम है। तो P1 और P3 में भी साइड का संख्या सेम होना चाहिए, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों में भी साइड का संख्या क्या है, सेम है। यानी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हेयर AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, ऑल्सो AC बिलोंग्स टू R। ये हो जाएगा सो इट इज ट्रांजिटिव। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हम कह सकते हैं हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन में आगे बोला था कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी बिसाइड्स 3, 4, 5। कह रहा है कि सेट ए में और कौन कौन सा एलिमेंट होगा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल एक टी है जिसका साइड 3, 4, 5 है, उससे रिलेट करना चाहिए। जैसे समझिए बात, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल टी है, इसका नाम दिया है टी, इसका साइड है 3, 4, 5, इस तरीके से। इस साइड का लेंथ दिया है 3, 4, 5। तो हमको पता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में टोटल कितना साइड है, 3 साइड है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में टोटल 3 साइड है। तो बोला कि सेट ए जो हमारे पास था वो किसका सेट था, यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा, जो सेट ए था वो सारे पॉलीगोन का सेट था। जो सेट ए था वो सारे पॉलीगोन का सेट था, और इस पॉलीगोन में ट्रायंगल भी था, क्वाड्रिलेटरल भी था ना, पेंटागोन भी था, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला कि इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के साथ रिलेट करे। तो अब आप खुद सोचिए
कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो पॉलीगोन आपको दिख रहा है, इसमें 3 ही साइड है ना। तो इस पॉलीगोन के साथ, मतलब इस ट्रायंगल के साथ जो भी फिगर रिलेट करेगा, यानी जो भी पॉलीगोन रिलेट करेगा, उसका भी साइड कितना होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे रिलेशन के कंडीशन में ही बोला था कि दोनों पॉलीगोन में साइड का संख्या क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इस पॉलीगोन के साथ वही सारा पॉलीगोन रिलेट करेगा जिसका साइड का संख्या 3 होना चाहिए। यानी सेट ए में 3 साइड ट्रायंगल में ही तो होता है। तो सेट ए में सारा का सारा ट्रायंगल होगा, सिर्फ सेट ए में सारा का सारा क्या होगा? ट्रायंगल होगा। ये बात आपको आ रहा है समझ में? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि इस पॉलीगोन, ये मतलब इस ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम टी दिया है, तो इस टी के साथ कौन कौन सा पॉलीगोन रिलेट करेगा? तो इसमें 3 साइड है, तो जाहिर सी बात है 3 ही साइड वाला पॉलीगोन है इसके साथ रिलेट करेगा। और 3 साइड वाला पॉलीगोन सिर्फ ट्रायंगल होता है, तो यही इसके साथ रिलेट करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, वी नो डैट ऑल ट्रायंगल्स हैव 3 साइड्स एंड राइट एंगल ट्रायंगल ऑल्सो हैव 3 साइड्स। हम लोग को पता है कि सारे ट्रायंगल में 3 साइड होता है और राइट एंगल ट्रायंगल में भी 3 साइड होता है। सो ऑल ट्रायंगल्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ये सेट ए में जो पॉलीगोन का पूरा सेट था, इसमें सारे पॉलीगोन था, तो इस पॉलीगोन का सारा ट्रायंगल, इस पॉलीगोन मतलब इस सेट ए का सारा ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ रिलेट करेगा। तो यहाँ पे सेट ए में हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में जो एल है वो सारे लाइंस का सेट है। एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल टू L1, L2, और इसका मतलब बोला है कि L1 इज पैरेलल टू L2। तो कह रहा है सो डैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आगे बाद में हम लोग देखेंगे, पहले यहाँ पे इसको हम लोग इक्विवेलेंस हो करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स वाई प्लेन आपको आता है समझ में? जैसे ये मेरे पास प्लेन है और यहाँ पे जैसे इसमें एक्स वाई एक्सिस आप ड्रा कर दीजिएगा, तो इसी प्लेन को बोला जाता है एक्स वाई प्लेन। ये प्लेन को बोला जाएगा एक्स वाई प्लेन। ठीक, तो बोला कि एक्स वाई प्लेन में जो एल है वो सारे लाइंस का एक सेट है। ठीक, तो यहाँ पे जो एल है इसको लिखते चलिए, जो एल है वो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल लाइंस। और बहुत सारा लाइन है तो इसको आप डिनोट कर दीजिए, L1 से L2 L3, इस तरीके से हम लाइन को डिनोट कर रहे हैं। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ से देखिएगा, एंड आर विद आर का मतलब यहाँ पे ये रिलेशन का बात हो रहा है, आर विद द रिलेशन इन एल। आर है जो एल के ऊपर डिफाइन किया गया है, और आर इक्वल टू है L1, L2, और L1 इज पैरेलल टू L2। यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन किया गया है L1, L2 के फॉर्म में, और इसका मतलब है L1 इज पैरेलल टू L2। तो कहा कि शो करिए ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों शो करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। देखिएगा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होगा कि जो भी ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें एलिमेंट सेम सेम होना चाहिए, जैसे L1 L1 या फिर L2 L2 या फिर L3 L3, इस तरीके का ऑर्डर पेयर अगर बन रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब आपको देखना है कि क्या ये ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो L1, L2 का मतलब क्या था कि ये जो दोनों लाइन है वो आपस में पैरेलल है। तो L1, L1 का मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होना चाहिए। और आपको पता है कि एक लाइन, जैसे कोई भी लाइन है जो खुद के साथ क्या होता है? पैरेलल ही होता है। अगर ये L1 है, इसी के ऊपर एक और L1 आ जाएगा तो क्या ये पैरेलल नहीं होगा? समझिए बात हम क्या कर रहे हैं। दो लाइन पैरेलल कब होता है? जब उसके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हर जगह उसके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं।
अब कहिएगा सर यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही हैं, ठीक, तो यहाँ पे दोनों पैरेलल कैसे होगा? तो यहाँ पर भी दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0। अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 यूनिट हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो 0 यूनिट है ना, हर जगह का डिस्टेंस 0 यूनिट है, तो जाहिर सी बात है पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि पैरेलल के लिए कंडीशन बस इतना ही है कि कोई भी दो लाइन को हम पैरेलल तभी बोलेंगे जब उसके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वो डिस्टेंस 0 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं वी नो डेट each line is parallel to itself। प्रत्येक लाइन जो होता है वो खुद के साथ क्या होता है? पैरेलल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट L। यहाँ पे सेट L पे रिलेशन को डिफाइन किया गया है, तो इसी कारण सेट L लिखे हैं। तो ये हो जाएगा सो इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव शो हो गया। अब आपको सिमेट्रिक शो करना है। देखिएगा सिमेट्रिक में, जैसे L1 और L2 अगर आप लेते हैं तो फिर L2 और L1 भी इसमें होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक हो पाएगा। जैसे L1 और L3 अगर है तो L3 और L1 भी होना चाहिए, इस तरीके से। अब देखिए L1 और L2 का मतलब क्या हुआ कि L1 इज पैरेलल टू L2, ये ना होगा L1 L2 का मतलब। तो जैसे समझिए ये है L1 और ये है L2, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो L1 लाइन है वो L2 के पैरेलल है। तो अगर कोई बोलेगा कि L2 है जो L1 के पैरेलल, तो ये भी सही बात है। अगर कोई बोल रहा है L1 है जो L2 के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है L2 भी तो L1 का पैरेलल है। यहाँ पे L2 L1 का मतलब क्या हुआ? L2 इज पैरेलल टू L1। तो यहाँ पे ये दोनों तरफ से सही है, L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए वी नो डेट इफ L1 पैरेलल L2 then L2 also parallel L1। अरे एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है दूसरा भी पहले का पैरेलल होगा, ये तो आपको समझ आना ही चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा A कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड B कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हो जाएगा सो इट इज सिमेट्रिक। अब आपको ट्रांजिटिव शो करना है। देखिएगा ट्रांजिटिव के लिए, जैसे एक ले लीजिए L1 L2, फिर ले लीजिए L2 L3, ये हो गया AB BC। तो AC क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा L1 L3, L1 L3 ये हो जाएगा AC। देखिए हमारे पास तीन लाइन है L1 L2 और L3, ये हो गया L1, ये हो गया L2 और ये हो गया L3। देखिए L1 कॉमा L2 का मतलब क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L2, ये दोनों आपस में पैरेलल है, जो कि बिल्कुल सही है। L2 L3 का मतलब क्या हुआ? L2 इज पैरेलल टू L3, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं दोनों आपस में पैरेलल है। तो और L1 L3 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट और लास्ट आपस में पैरेलल है। तो ये भी तो साफ आपको दिख रहा है कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। ये दोनों अगर आपस में पैरेलल है और ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है पहला और तीसरा ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर A कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड B कॉमा सी बिलोंग्स टू आर ऑल्सो A कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो हो जाएगा सो इट इज ट्रांजिटिव।
तो यहाँ पे रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया और ट्रांजिटिव भी आ गया। तो आप बोल सकते हैं हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरीके से आपको इक्विवेलेंस शो करना है। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में आगे भी बोल रहा था, कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन बाई इक्वल टू 2x+4। कह रहा है कि वो सारे लाइन का सेट आप ज्ञात करिए, फाइंड आउट करिए जो कि इस लाइन से रिलेटेड हो। लाइन दे रखा है बाई इक्वल टू 2x+4। ठीक, तो समझिएगा यहाँ पे हमारे पास लाइन दे रखा है बाई इक्वल टू 2x+4। तो बोला कि वो सारे लाइन का सेट आप ज्ञात करिए जो इस लाइन से रिलेटेड हो। और इस लाइन से रिलेटेड का मतलब क्या होगा कि जो मतलब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन रिलेशन में वही रखा था ना, L1 L2 का मतलब कि दोनों आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो इस लाइन से रिलेटेड जितना भी आप लाइन लिखिएगा वो सारा लाइन इस लाइन का क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे, आप समझिए। आप याद करिए 10 क्लास में पैरेलल लाइंस के लिए आपको कंडीशन बताया गया था, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। आपको हमको लगता है याद होगा, यही कंडीशन बताया गया था पैरेलल लाइंस के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक लाइन है 2x+3y इक्वल टू 7, ठीक। और कोई बोलेगा कि इसी लाइन से रिलेटेड आपको एक और लाइन लिखना है ताकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाए। तो आप क्या करते थे वहाँ पे कि 2x+3y इक्वल टू 7 की जगह आप 8 लिख दीजिए। तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं होगा? यहाँ पे अगर आप इस पे बैठाइएगा तो A1 B1 C1, ये A2 B2 C2, तो 2/2 बराबर 3/3 नॉट इक्वल टू 7/8। देखिए 1 बराबर 1 नॉट इक्वल टू 7/8 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पैरेलल लाइन लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे कि ये जो कांस्टेंट होता था इधर में उसको हम लोग चेंज करते जाते थे, ठीक है। जैसे आप लिख दीजिएगा 2x+3y इक्वल टू कुछ भी लिख दीजिए, 7 को हटा के आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे 9 लिख दीजिए। तो ये 1 बराबर 1 नॉट इक्वल टू 7/9 कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। और आपको बात समझ में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कांस्टेंट को अगर आप बदलते जाइएगा तो वो पैरेलल लाइंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। मेरे पास ये वाला लाइन था। और कोई बोलेगा सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे इसको हम 2 गुना कर देंगे, जैसे 4x+6y इक्वल टू इधर 8 लिख देंगे। तो क्या ये पैरेलल लाइन नहीं होगा? तो बिल्कुल ये भी होगा। 2/4 बराबर 3/6 और नॉट इक्वल टू 7/8। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 7/8। तो इस तरीके से भी अगर आप करिएगा तो तब भी हो जाएगा, ठीक। तो अब आइए मेरा जो मेन क्वेश्चन था, यहाँ पे मेरा इक्वेशन था y इक्वल टू 2x+4। समझिएगा मेरा जो लाइन दे रखा था y इक्वल टू 2x+4 और बोला कि इस लाइन से जितना भी लाइन रिलेट कर रहा है पैरेलल लाइन सबका आप एक सेट लिखिए। तो देखिए कैसे लिखिएगा, यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, आपको कांस्टेंट को चेंज करना है। तो अगर इसको आप लिख दीजिए y इक्वल टू 2x+c, 2x+c, ये हमको गिवन दे रखा था, ठीक है, ये गिवन दे रखा था। यहाँ से हम सॉल्यूशन बता रहे हैं क्वेश्चन का। ये लाइन गिवन दे रखा था और बोला था कि सारा लाइन का सेट लिखो जो इस लाइन से रिलेटेड हो, मतलब इस लाइन के पैरेलल हो। तो हम लिखें y इक्वल टू 2x+c, यानी वेरिएबल को जस का तस लिखें और कांस्टेंट की जगह हम c लिखे हैं। यहाँ पे देखिए ना, जैसे पैरेलल लाइन के रिलेटेड लाइन लिखना रहता था तो ये वेरिएबल को वैसा ही लिखते थे, कांस्टेंट को चेंज करते जाते थे। तो यहाँ पे वही किए हैं, वेरिएबल को जस का तस लिखे हैं और कांस्टेंट की जगह c लिखे हैं। और यहाँ पे आपको लिखना होगा वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हमको लगता है शायद आप ये नाम पहले भी सुने होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अदर देन 4, यानी 4 नहीं लेना, 4 के अलावा आप कोई दूसरा कांस्टेंट ले सकते हो। तो यही आपका पूरा पैरेलल लाइन का सेट हो जाएगा।
बाई इक्वल टू 2x प्लस सी। जहाँ सी क्या है, तो सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। देखिए आपको हम समझा देते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक होता है कांस्टेंट और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक। अच्छा, ये आपको समझ आ गया ना इक्वेशन कैसे हुआ? क्योंकि हमको पता है कि पैरेलल लाइन कहाँ पे वेरी करता है, कांस्टेंट के पास ही तो वेरी करता है। कांस्टेंट को आप बदलते जाइए तो पैरेलल लाइन नया नया आपके पास बनते जाएगा। आप वेरिएबल को वहीं रखिए और सिर्फ कांस्टेंट को बदलते जाइए तो नया नया पैरेलल लाइन आपके पास बनते जाएगा। यह है एक तरीका। फिर ये दूसरा तरीका भी है कि आप वेरिएबल को भी बदल सकते हैं, कांस्टेंट को भी बदल सकते हैं। लेकिन वेरिएबल को बदलने का मतलब कि जैसे यहाँ पे हम इसको 2 गुना कर दिए थे, आप 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन दोनों को एक साथ, ऐसा नहीं कि एक्स वाला को 2 गुना कर दिए और वाई वाला को 3 गुना कर दिए। जैसे करने का मतलब इसको 4x और इसको 9y बराबर 8 लिखिएगा तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। दोनों वेरिएबल को एक साथ 2 गुना करना है या 3 गुना या 4 गुना जो भी करना हो, ठीक है। तो हम इस पे आ रहे हैं, इस पे चले हैं, दोनों को सेम रखें और कांस्टेंट को बदल दिए, ठीक। तो यही आपका सारा सेट था पैरेललाइंस का। अब समझिए कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 9 इक्वल टू 13 है, ठीक। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि बताओ x का मान कितना होगा, तो कितना होगा ताकि ये LHS RHS को सेटिस्फाई कर जाए। तो अब बताइए कितना होगा, x बराबर 2। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही होगा, 2 के अलावा कोई दूसरा मान नहीं हो सकता है। यानी ये फिक्स वैल्यू है, x बराबर 2 यहाँ पे क्या है, फिक्स वैल्यू है। x का मान यहाँ पे 3 हो ही नहीं सकता, 4 5 कुछ भी नहीं हो सकता, ये फिक्स वैल्यू है। तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू। लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फिक्स नहीं होता है। जैसे समझिए बात, जैसे 2 से कौन कौन संख्या कटेगा, तो 2 4 6 8 10 ये सब जितना भी नंबर है 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये देखिए सारा कौन संख्या, सम संख्या, 2 4 6 8 10। आप पढ़े हैं ना, सम संख्या को किस फॉर्म में लिखा जाता है, 2n के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक। सम संख्या को 2n के फॉर्म में लिखा जाता है। और जहाँ n क्या है, वेयर n बराबर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। n क्या होता है, आर्बिट्रेरी। और जब वहाँ पे जब आप पढ़ते हैं 9 क्लास में या 8 क्लास में, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि n नेचुरल नंबर होता है, यानी n का मान 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, वहाँ के लिए उस हिसाब से ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये सब चर्चा करेगा तो समझ नहीं आएगा बात। तो अब जब क्लास हायर हो गया तो आप समझिए, यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखिएगा तो 2 आएगा, फिर n का वैल्यू 2 रखिएगा तो 4 आएगा, n का वैल्यू 3 रखिएगा तो 6 आएगा, फिर 4 रखिएगा तो 8 आएगा, 5 रखिएगा तो 10, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे n का मान फिक्स नहीं ना है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पे n का वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इसी कारण इसको बोला जाएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और यहाँ पे x का मान फिक्स था तो इसको बोला जाएगा कांस्टेंट। तो हमको लगता है आपको पूरा कंसेप्ट हम समझा दिए होंगे। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को, तो यहाँ पे कह रहा है लेट कैपिटल आर विद द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाई आर इक्वल टू 1 2 फिर 2 2 फिर 1 1 फिर 4 4 है, फिर 1 3 है, फिर 3 3 है, फिर 3 2 है। तो कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे बोला क्या कि एक रिलेशन है कैपिटल आर, इसको इस सेट के ऊपर डिफाइन किया है और इसी सेट से ये एक रिलेशन बना के लिखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि नीचे जो ऑप्शन दिया है उससे आप चूज करिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ से हम बारी बारी से सभी ऑप्शन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए को, यहाँ पे कह रहा है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। यानी ये जो रिलेशन है वो क्या रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो पहले चेक कर लीजिए कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर इस सेट से आप रिलेशन लिख रहे हैं तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो इसमें देखिए 1 1 है, 4 4 है, 3 3 है और 2 2 भी है, तो ठीक है रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। अब बोला साथ ही साथ ये सिमेट्रिक भी है, तो अब आपको देखना होगा सिमेट्रिक के लिए। तो यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे 1 2 है, तो अब आप देखिए क्या 2 1 भी है इसमें,
तो देखिए 2 1 कहीं पे है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये वाला जो पहला ऑप्शन है ये फॉल्स हो जाएगा। आ रहा बात समझ में क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि 1,2 तो रिलेशन में है, लेकिन इसका इनवर्स ऑर्डर पेयर 2,1 रिलेशन में नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, जबकि यहाँ पे बोल रहा था कि एक सिमेट्रिक भी है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब ऑप्शन बी को देखिए, यहाँ पे कह रहा है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा, ये तो हम पहले ही चेक कर लिए थे। अब आपको चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव भी है, इसको हम चेक कर रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए हम आपको पहले ही सिखाए थे कि जो सेम सेम ऑर्डर पेयर होता है, सेम एलिमेंट वाला ऑर्डर पेयर, उसको आप ए बी मत मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 ऑर्डर पेयर है, इसको हम ए बी नहीं मानेंगे। अब रहा बात ये 1,2, अगर इसको आप ए बी मानते हैं तो 2 से देखिए कोई और ऑर्डर पेयर शुरू हुआ है, तो यहाँ पे 2 से कोई भी शुरू नहीं हुआ है। ये सेम वाला को ए बी या बी सी कुछ भी नहीं मानना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अरे ट्रांजिटिव का सेकंड कंडीशन क्या था कि अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में नहीं है, तो उस केस में आपको ए सी ढूंढने का जरूरत नहीं है। और पहला कंडीशन था कि अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है, तब आपको ए सी को भी रिलेशन में खोजना है, ये हर हाल में वहां पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। अब देखिए और भी ऑर्डर पेयर है, जैसे 1,3, इसको आप अगर आप ए बी मानिएगा तो 3 से देखिए एक शुरू हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी सी। जैसे इसको अगर आप ए बी मानिएगा तो ये हो जाएगा बी सी। तो ए सी का मान कितना होगा यहाँ पे? ए सी का मान हो जाएगा 1,2। देखिए 1,2 इसमें है कि नहीं, देखिए यहाँ पे है ना। तो ये जो ऑर्डर पेयर है वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो अभी तो सिमेट्रिक होगा। अब इसको देख लीजिए, अगर आप 3,2 को ए बी मानते हैं तो देखिए 2 से कोई शुरू हुआ है यहाँ पे, 2 से कोई भी शुरू नहीं हुआ है, तो ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रत्येक ऑर्डर पेयर या तो कोई फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर कोई सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। और साथ ही साथ बोला कि ये सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो ये तो हम यहाँ पर ही चेक कर लिए हैं ना कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये मेरा स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन सी को भी, करा आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। करा रिलेशन है जो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक कहाँ है? ये तो पहला में ही गलत हो गया था, सिमेट्रिक नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन डी में बोला है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस कैसे होगा? जब सिमेट्रिक नहीं है तो फिर इक्विवेलेंस कैसे होगा? तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, और जब सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को, तो यहाँ पे कह रहा है लेट कैपिटल आर विद रिलेशन इन द सेट एन। ये सेट एन का मतलब नेचुरल नंबर का सेट है, गिवन बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी, और दिया है ए बराबर बी माइनस 2, और बोला है कि बी का जो मान होगा वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे जो रिलेशन को डिफाइन किया है वो नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर किया है, तो n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4, इस तरीके से ये नेचुरल नंबर का पूरा सेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो रिलेशन को डिफाइन किया है वो a कॉमा बी के फॉर्म में किया है, और कंडीशन में बोला है a बराबर b माइनस 2, साथ ही साथ b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो बोला है यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है, तो बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम रिलेशन बना के देखते हैं, और जो भी रिलेशन आएगा वो सही हो जाएगा। जैसे समझिए, अच्छा b का मान 6 से बड़ा है, तो इसका मतलब b का मान 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, यही सब होगा ना। b का मान 6 से बड़ा लेना है तो 6 से बड़ा 7 8 9 10, इस तरीके से। अब देखिए आप रिलेशन बनाइए, यहाँ पे b का मान रखिए। b का मान यदि आप 7 रखिएगा तो a का मान कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा, अगर b का मान 7 रखिएगा तो a का मान 7 माइनस 2 5 आएगा, यानी जो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 5,7। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। उसके बाद b की जगह यहाँ पे 8 रखिए, तो b की जगह 8 रखिएगा तो 8 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे 6 आएगा, यानी a बराबर 6 हो जाएगा, 6,8।
फिर आप b की जगह 9 रखिए, तो 9 माइनस 2 तो 7 आएगा, यानी a का मान 7 और b का मान 9। इस तरीके से बहुत सारा रिलेशन बनते जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। 5,7 ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर 6,8, यहाँ पे 6,8, 6,8 ये ऑप्शन सी हो जाएगा।